बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 18 और जो है मैग्नेटिक फील्ड्स जो है इसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। एम्पेयर्स लॉ कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने जो है वो हिस्ट्री को देखा, मैग्नेटिक फील्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझा, हिस्ट्री देखी इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है भाई, मैग्नेट्स की हिस्ट्री देखी क्या है उसको हमने देखा, फोर्सेस की हिस्ट्री देखी उसको हमने देखा पार्ट 1 के अंदर, फिर पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। तब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड्स का जो कॉन्सेप्ट जो है वो आगे चल रहा है और आपको वो देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी तो। पिछली वीडियो के अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको जो है वो डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आपको ऊपर लिंक नज़र आ जाएगा। पिछली वीडियो, हर वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि मैं बताता हूँ कि पिछली वीडियो अगर आपने देखनी है, अभी आप न्यू आए हैं तो यहाँ ऊपर देखें, लिंक आपको मिल जाएगा पिछली वीडियो का। अगला पार्ट देखना है तो अगला पार्ट आपको ये जैसे ही वीडियो एंड होगी इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसी स्क्रीन के ऊपर जो है वीडियो के एंड में सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट जो है वो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट लेक्चर्स, कोई एक वर्ड भी नहीं छोटा है, ना कोई सेल्फ असेसमेंट है, ना एक्सरसाइज है, ना एग्जाम्पल है, ना MCQs है, ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, कुछ भी नहीं। ईच एंड एवरीथिंग सॉल्व करवाइए उसके अंदर। इसके अलावा एक ग्रैंड टेस्ट जो है वो नोमेनक्लेचर का, वो भी मैंने 2 घंटे का बनाया है ताकि आपकी नोमेनक्लेचर पे ग्रिप हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर्स पर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर, इनको भी डिस्कस किए, ठीक है। और फाइनली फिर प्लेलिस्ट में चले जाएं तो मसला ही हल हो जाएगा। इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, ठीक है, तो पेज खुल जाएगा। पेज पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, 12th केमिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और 12 फिज़िक्स की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि अभी चल रही है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वो भी कंप्लीट बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब इसकी तरफ आ जाएँ तो हमारी बुक के अंदर, क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है, यहाँ पर जो एम्पेयर्स लॉ है इसकी तफसील बताई गई है और आप यकीन करें कि इसकी डेरिवेशन जो है इक्वेशन की 3 लाइनों में इन्होंने निपटा दी। हालांकि इसकी डेरिवेशन 3 पेजेस की है, क्या करें भाई, ठीक है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड्री मैरी एम्पेयर ने ये लॉ दिया था। इस लॉ की तरफ तो हम बाद में आएंगे, ठीक है। इन्होंने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो एक दूसरे लॉ से ली थी। एम्पेयर ने 1861 में, अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एम्पेयर लॉ और इसकी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे, सोलेनॉइड है और टोरॉइड है, उसको देखेंगे, ठीक है भाई। तो 1861 में एम्पेयर ने अपना ये लॉ दिया था। 1820 में, ठीक है, मतलब 41 साल पहले लगभग, ये बायोट और सेवर्ट लॉ के नाम से आ चुका था, बायोट सेवर्ट लॉ के नाम से आ चुका था। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, वरना आपको बुक के अंदर जो डेरिवेशन दी हुई है ना उन्होंने 3 लाइन के अंदर, वो सर पे से गुजर जाएगी आपके, ठीक है। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पेयर लॉ की तरफ अभी हम आएंगे, इसकी पूरी तफसील है। बायोट सेवर्ट लॉ आपको क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक बताता है, रिलेशन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ। समझ में आ गई बात? अब जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उसमें मैंने हिस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी की बताई है उसमें मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बताया और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बताया। पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम होता रहा था, इसी के हवाले से गॉसेस लॉ भी आया था, कूलम्स लॉ भी आया था। वो चार्जेस एट रेस्ट के ऊपर काम कर रहे थे सारा का सारा, क्योंकि उनके ख्याल में अभी
बिजली एक ही जगह पे रुकी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह पे रुकी हुई है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो सेल्स बन रहे थे, बैटरीज बन रही थी, जनरेटर बन रहे थे उस ज़माने में, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर ही चल रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद आई। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो जो कर रही है, जिसको हम कहते हैं फ़्लो ऑफ चार्जेस, तो वो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था, थोड़े टाइम बाद ही, 100 साल बाद लगभग। तो ये जो एम्पेयर लॉ है, बायोट सेवर्ट लॉ है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक है। ये बुनियादी फ़र्क आप अपने जहन में रखिएगा, वरना गड़बड़ आपने नहीं करनी, ठीक है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ़्लो ऑफ चार्जेस, जो कि वायर लिया था। बायोट सेवर्ट लॉ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, और आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है, कैपिटल आई से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें फ़्लो कर रहा है, इसके गिर्द क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं सर्कुलर फॉर्म में बन रही हैं, ठीक है। तो हम ये बायोट सेवर्ट लॉ सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन बताता है करंट के साथ, कि करंट अगर आप बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट आप बढ़ा देंगे, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी ताकत, इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या बढ़ेगी या घटेगी? ये है आसान सा बायोट सेवर्ट लॉ। इसको बताना यहाँ ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वही आपकी बुक के अंदर जो डेरिवेशन का स्टार्ट लिया है, वो 3 लाइनों में जो उन्होंने शुरू किया, आप देखें तो उन्होंने बायोट सेवर्ट लॉ से डायरेक्ट जो है वो एम्पेयर लॉ पे चले गए, और 3 लाइंस के अंदर एम्पेयर लॉ की डेरिवेशन भी हो गई। कमाल हो गया भाई। बहरहाल, तो हम ये बायोट सेवर्ट लॉ जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के रिलेशन को बताता है, ये 2 मेथड आपके सामने रख देता हूँ मैं। 2 मेथड है। मेथड पहला आप देख लीजिए ताकि आपको ये पता हो, ठीक है, और दूसरा मेथड जो है ये भी आपके सामने रख देता हूँ, ये भी आपको पता हो, क्योंकि गड़बड़ का इम्कान है। कभी जो है ये मेथड 1 से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, कभी आपको मेथड 2 से मिल जाती है। बायोट सेवर्ट लॉ जो कि बुनियाद है एम्पेयर्स लॉ की। एम्पेयर्स लॉ की तरफ अभी आते हैं हम। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ 1820 में दिया गया था, ठीक है भाई। ये बताता है आसान सी बात कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये बात मत भूलिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ कहता है कि करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जितना आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा पावरफुल होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा करंट होगा, उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा ये एक बात और भी कहता है, इसमें कहता है कि यही मैग्नेटिक फील्ड की ताकत जो है इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है रेडियस के साथ। रेडियस की क्यों बात कर ली? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो सर्किल्स की शक्ल में हैं, इस तरह की, इस तरह। और यहाँ पर आपको पता है सर्किल से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड जो है, यही मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप करंट की मिकदार बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। आप करंट की मिकदार घटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो जाएगी। यहाँ उल्टा चक्कर है कि यहाँ पर अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसके सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो रेडियस कहलाता है, अगर आप वो बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो जाएगी। उल्टा चक्कर है ना, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप में ये होता है कि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, बी को कॉमन ले लें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे, 1/r, और ये b इज इक्वल टू b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/r। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं ताकि क्लियर हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 b थे, 1 b ले लिया, 2 साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थे, 1 ले लिया, I और 1/r, इसको इस तरह से लेके ये हमारे पास बन गया। आपको पता है जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट आता है, कोई k आ जाता है, कोई l आ जाता है, कभी b आ जाता है, ऐसी बात है ना। लेकिन यहाँ पर जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं
कांस्टेंट जो आएगा इसकी जगह पर वो कांस्टेंट ये होगा म्यू आई म्यू अपॉन 2 पाई आर, म्यू अपॉन 2 पाई आर, बल्कि म्यू अपॉन 2 पाई ये कांस्टेंट, म्यू अपॉन 2 पाई ये कांस्टेंट। ठीक है भाई, म्यू अपॉन 2 पाई ये कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फिर आ जाएगा यहाँ पर जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगा, इक्वल का साइन आएगा, तो ये म्यू नॉट 2 पाई आ जाएगा। किसके बराबर में आएगा? आई अपॉन आर के बराबर में आएगा। तो आई अपॉन मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन आर इसके साथ आ जाएगा, ये बन गया। ठीक है भाई, इसको और मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर हो जाएगी म्यू नॉट आई, इसको अभी म्यू नॉट आई को बताता हूँ अभी। ठीक है, और 2 पाई आर, ये बन गया। मैं देख लूँ ज़रा स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई, काफ़ी जगह है, नज़र तो आ रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है, अब मैं ज़रा खुल के लिख लूँ इसको, मैं डर रहा था कि यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अच्छा, अब ये कांस्टेंट जो आएगा ये कौन सा आएगा कांस्टेंट? इसको हम कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन आर, और ये हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के। ये क्या है आपके सामने? ये बायोट सेवर्ट लॉ की इक्वेशन है। इसकी मदद से आप जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए। अब ये म्यू नॉट जो है ना, इसको भी ज़रा आप देख लीजिए। ये म्यू नॉट जो है ये क्या है? ये क्या है? आप बोलेंगे ये ज़ीरो है। ज़ीरो, सिर्फ इसका नाम ज़ीरो ही नहीं है, इसका नाम नॉट भी है जी, इसका नाम नॉट भी है, NOUGHT। तो आप इसको ज़ीरो कह लें या फिर इसको नॉट कह लें, आप इसको म्यू ज़ीरो कह लें, कोई मसले की बात नहीं। तो ये ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो का ये दूसरा नाम है। बच्चे परेशान होते हैं नॉट पता नहीं क्या है, NOT है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, NOUGHT नॉट, ये भी ज़ीरो का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको करते हैं म्यू नॉट, ये म्यू नॉट, ये ग्रीक सिंबल है म्यू। ठीक है, और ये ऐसे नहीं बना हुआ होता जैसे मैंने यहाँ M बनाया हुआ है। ठीक है, ये बना होगा M की तरह, इस तरह का टेढ़ा सा, इस तरह से M जैसा होगा, ये M नहीं होगा। बन जाओ यार। असल में ये बोर्ड नीचे लग गया है थोड़ा सा जो ना, तो परेशानी हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, ये बहरहाल ये म्यू जो है ये मैंने बना दिया है यहाँ। तो ये मेथड 1 है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इक्वेट करेंगे और उसके बाद कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इस तरह से आपके पास फाइनली इक्वेशन बनेगी बी बराबर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ पर दूसरा मेथड जो है वो भी आपको यही जवाब निकालेगा, यही इक्वेशन निकालेगा, और यही आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जो आप मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे 2I के, मतलब करंट जो है उसका दुगना लेना पड़ेगा, डबल करंट जो है वो लेना पड़ेगा। बाकी इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो 1/R है। तो ये हो जाएगा 2I अपॉन R। कांस्टेंट की जगह पर क्या आएगा? इसके लिए कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये फ़र्क है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जब आप करंट का दुगना लेंगे, इस मेथड 2 से इसको ड्राइव करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 2I अपॉन R। ठीक है भाई,
अब यहाँ पर ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखें दोनों मेथड से आपको एक ही इक्वेशन मिली है, इसको याद रखिएगा, बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब एम्पेयर लॉ की तरफ चलते हैं, एम्पेयर लॉ की तरफ चलते हैं। इस इक्वेशन को यूज़ किया था एम्पेयर ने 1861 में, ठीक है। इसको यूज़ किया था एम्पेयर ने 1861 में। इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में करके, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बायोट सेवर्ट इक्वेशन, ये आ गई। अब एम्पेयर क्या कर रहा था, इसकी स्टेटमेंट बाद में देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, इसका मकसद समझ लें क्या कर रहा है। ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का ही बता रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है और उसका ताल्लुक करंट आई से जो है वो बताना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एम्पेयर ने इसको मज़ीद विजुअलाइज़ किया, एम्पेयर ने इसको मज़ीद विजुअलाइज़ किया है। वो कहता है कि यार ये जो एक वायर है इसमें करंट फ़्लो कर रहा है, ये वायर है जिसमें करंट फ़्लो कर रहा है, इसके गिर्द जो है वो क्या बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड किस शक्ल में बनी हुई है, सर्किल की शक्ल में, ये बात पता है। तो वो बोल रहा है जैसी ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा ही आप एक लूप ले लें, जैसी ये मैग्नेटिक फील्ड है गोल गोल सी जो इसके गिर्द बन रही है, ऐसा ही आप लूप ले लें। ये एम्पेरियन लूप कहलाता है, एम्पेयर के नाम की मुनासबत से ये एम्पेरियन लूप कहलाता है। ये आ गया, ये वायर हो गई और ये एम्पेरियन लूप आ गया। ये एम्पेरियन लूप आया किसकी जगह, किसको कवर कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को कवर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल में से एक सर्किल को कवर कर रहा है, ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। अब आगे वो बोलता है कि जब आपने ये एम्पेरियन लूप जो है वो बना लिया जो कि कवर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, इसके आप हिस्से बना लें, पार्ट्स, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, डिवाइड इनटू पार्ट्स, डिवाइड इनटू पार्ट्स। देखिए भाई इसकी लेंथ भी तो है ना यार, देखो आसान सी बात है, एक गोल चीज़ है, आपके गले में एक चेन है, आपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ है, आपने एक चेन पहनी हुई है, कैसी है वो, ऐसी है ना, ऐसी है। और जब आप उस चेन को खोलते हैं, रखते हैं, तो कैसी हो जाती है, खोल के सीधा करते हैं तो वही चेन ऐसी हो जाती है, सीधी हो जाती है, समझ आ रही है बात। तो ये ही जो लूप है, यही जो लूप है, इसके हिस्से जो हैं वो आप ले लें, एक हिस्सा जो कि स्ट्रेट हो, एक हिस्सा जो कि स्ट्रेट हो, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको जो सर्किल, आपकी जो चेन थी जो आपने गले में डाली हुई थी, जो गोल नज़र आ रही थी, उतारने के बाद अब कैसी हो गई है, लंबी हो गई है। तो यहाँ पर जब लंबी हो गई है तो लेंथ भी आ गई है, ठीक है ना, लंबी हो गई है तो लेंथ भी आ गई है, एल, ये टोटल लेंथ है इसकी। इसी तरह यहाँ पर इस एम्पेरियन लूप की भी टोटल लेंथ है, और इस टोटल लेंथ में से एक छोटा सा सेगमेंट हम ले रहे हैं जो कि स्ट्रेट है, ठीक है ना। देखें भाई आप, ये भले सर्किल में आपको नज़र आ रही है, लेकिन आप इसका छोटा सा एक हिस्सा जब लेंगे ना, छोटा सा एक पार्ट जब लेंगे, तो ये कैसा होगा, ये स्ट्रेट होगा, ऐसा होगा, ये स्ट्रेट होगा, ये स्ट्रेट होगा। तो दूसरा पार्ट जो है वो भी स्ट्रेट होगा, तीसरा पार्ट जो है वो भी स्ट्रेट होगा। मतलब आप इसके जो पीसेस कर रहे हैं ना, वो इतने छोटे छोटे पीस हैं कि एक अकेले पीस को आप देखेंगे ना तो वो आपको स्ट्रेट नज़र आएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट नज़र आएगा। ये बात करता है एम्पेयर कि यहाँ पर आप जो है इसका एक पार्ट जो है वो ले लीजिए, इसको वो क्या नाम दे रहा है, इसकी इस लेंथ को वो क्या नाम देता है, इस लेंथ को वो नाम देता है डेल्टा, एल से उसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा
L1, ठीक है भाई। अब दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डेल्टा L2। तीसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, डेल्टा L3। अब कितने पार्ट्स बनेंगे टोटल, इसको अगर हम आगे लेके चलें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 डेल्टा L3 डॉट 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 और डेल्टा LN। ऐसे ही होता है ना, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद हो तो फिर हम कितने लिखेंगे भाई, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4, चलता रहेगा आगे तो हम आखिर में क्या करते हैं, इसको डेल्टा N कर देते हैं। अब ये क्या है, ये सारा का सारा ये लेंथ है, ये लेंथ है। तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस लूप पे, बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अब इस B के भी पार्ट बन जाएंगे, ऐसी बात। ये B जो है ये भी B1 हो जाएगा, ये भी B2 हो जाएगा, ये भी B3 हो जाएगा, डॉट 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 ये Bn हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डेल्टा L जो कि इसकी लेंथ है और ये B1 क्या है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस लेंथ पर एक्ट कर रही है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस लेंथ पर मौजूद है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस लेंथ पर मौजूद है, ठीक है भाई। और ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो सारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये कहाँ पर है, इस सारी लेंथ के ऊपर है। बात समझ आ गई। अब इसका प्रॉब्लम ये है मैग्नेटिक फील्ड का कि ये यूनिफॉर्म है, इक्वल है, सब जगहों पर बराबर है। लेंथ की तरह का मामला नहीं है जिसमें लेंथ L1 है L2, यहाँ ये वेरिएशन जो लेंथ में इसके नज़र आ रही है इस लूप के, वो इसमें नहीं है। अब जब ये सब यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस लूप के अंदर हर पॉइंट पर, तो इसको फिर हम 1-2 करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको सिर्फ B ही ले लें, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बजाय आप क्या ले लेंगे, आप B कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसके साथ फिर इसके साथ तो लगाना पड़ेगा ना। अब इसमें चेंजेस ये हो जाएगी कि इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा B डेल्टा L1 प्लस B डेल्टा L2 प्लस B डेल्टा L3 डॉट 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 B डेल्टा LN, ये हो जाएगा आपके पास। अब ये बता क्या रहा है आपको, ये आपको इस लूप के अंदर जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इसको हम लेंथ एलिमेंट कहते हैं। ये जो एक हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो एक हिस्सा है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम कहते हैं लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट क्या कहते हैं, लेंथ एलिमेंट। तो हर लेंथ एलिमेंट जो है, अब कितने लेंथ एलिमेंट हैं, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डॉट डॉट डॉट, कितने सारे इसमें लेंथ एलिमेंट हैं, ठीक है। और सबके ऊपर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, ये। अब यहाँ हम मैथमेटिकली एक काम कर सकते हैं कि B को कॉमन ले सकते हैं, B को कॉमन ले सकते हैं और अंदर कर दें डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 डॉट 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 डेल्टा LN, कर सकते हैं। B को कॉमन ले लिया ना, B बाहर आ गया। अब ये जो है सब का सब, इनको अगर आप जमा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये सब का सब बराबर होगा डेल्टा L के, डेल्टा L के। लेकिन क्योंकि आपने इन सबको सम किया है, जमा किया है, तो सम के लिए हम एक सिंबल लेते हैं यहाँ पर, वो है ये रहा, ठीक है, डेल्टा L, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, सम ऑफ डेल्टा L, जितने भी डेल्टा L थे, जितने भी हमारे पास जो है ये लेंथ एलिमेंट थे इस पूरे के पूरे लूप के अंदर, उन सबको आपने क्या किया, उनको जमा कर लिया। तो ये जो है
वो डेल्टा एल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेल्टा एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को। सम ऑफ डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 डॉट 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 डेल्टा Ln, ये इसके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ डेल्टा एल, सम ऑफ डेल्टा एल। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि सम ऑफ बी डेल्टा एल, सम ऑफ बी डेल्टा एल। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई परेशानी? दोबारा से क्लियर कर दूँ, एम्पेयर लॉ जो है वो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ही बताता है, रिलेशन बताता है किसके साथ, अमाउंट ऑफ करंट के साथ। और कैसे बताता है, एक इक्वेशन के ज़रिए बताता है। वो इक्वेशन ड्राइव होने जा रही है और इसका प्रोसीजर वो बताता है कि सबसे पहले वो बोलता है एम्पेयर कि आप एम्पेरियन लूप एक बना लें इस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द और उसको डिवाइड कर दें इनटू पार्ट्स, जिसमें हर पार्ट को उसने क्या नाम दिया, लेंथ एलिमेंट का। और किससे रिप्रेजेंट किया उसने, डेल्टा L1 से। तो एक पूरा का पूरा अगर मैं इसको देखूं इस लूप को, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 डॉट डॉट डेल्टा Ln पूरे के पूरे लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने बताया कि यहाँ पर हर एक लेंथ एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को B1 B2 B3 करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ B रखें। इसको जब मैंने ज्वाइन किया इसके साथ, तो मेरे पास ये शक्ल बनी, डेल्टा B डेल्टा L1 प्लस B डेल्टा L2 प्लस B डेल्टा L3 डॉट 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 B डेल्टा Ln। मैथमेटिकली मैं B को यहाँ पर जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, अंदर ये सब बच गया। अब ये बार बार लिखने से बेहतर है कि मैं इसको सम से रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैंने इसको लिखा B सम ऑफ डेल्टा L। ठीक है भाई, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है एम्पेयर लॉ की। ये मैंने यहाँ भी लिखा है, ये हो गया। अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर एम्पेयर लॉ की। एम्पेयर लॉ जो है वो क्या बताता है, ओ सॉरी बायोट सेवर्ट लॉ की। ये क्या बताता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट I प्लस 2 पाई R के, इसके बराबर। तो क्या यहाँ पर अब जो B लिखा हुआ है इसकी जगह पर, जो यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो इस B की जगह पर जो है मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये B डेल्टा B सम ऑफ डेल्टा L, तो B की जगह पर क्या आ जाएगा, B की जगह पर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, B की जगह पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये जो है डेल्टा L, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह पता है क्या आ जाएगा, यहाँ पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ। ये सर्किल है यार, सर्किल है, और अगर ये सर्किल है एम्पेरियन लूप, तो यकीनन ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई R होता है, 2 पाई R होता है। तो यहाँ पर अब मैं इसकी जगह पर सम ऑफ डेल्टा L की जगह पर, सम ऑफ डेल्टा L की जगह पर, क्योंकि B की जगह पर तो देखें मैंने इस लॉ को यूज़ कर लिया, सेवर्ट लॉ को, बायोट सेवर्ट लॉ को। डेल्टा सम ऑफ डेल्टा L की जगह पर मैं किसको यूज़ कर लूँगा, 2 पाई R को, 2 पाई R को। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया था, यहाँ पर आ गए हम। अब ये कट रहा है, ये पूरा का पूरा इसके साथ कट रहा है।
तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ बी डेल्टा एल जो है वो बराबर होगा म्यू नॉट आई के, और यही है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ। अब इसकी स्टेटमेंट अब देख लेंगे, डेरिवेशन हो गई ना, अब इसकी स्टेटमेंट हम देख लेंगे एम्पेयर लॉ क्या कह रहा है। ठीक है भाई, क्विक रिव्यू कर दूं दोबारा से। एम्पेयर 1861 में इसने ये अपना लॉ दिया था और ये इक्वेशन दी थी, ठीक है। और 1861 में 1861 से 41 साल पहले 1820 में बायोट सेवर्ट लॉ जो है वो आ चुका था, जो कि आपको क्या बताता है वो मैंने यहाँ लिख दिया था, ये रहा बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रिलेशन ही देता है। ठीक हो गया भाई। अब इसी को इस्तेमाल किया था किसने? एम्पेयर ने, लेकिन उसने इसको मज़ीद विजुअलाइज किया था। और कैसे किया उसने बोला कि ये जो वायर है इसके इर्द गिर्द जो लूप बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप एम्पेरियन लूप कह दें। ठीक है, एक एम्पेरियन लूप बनाए इस मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द, और फिर उसको डिवाइड कर दें इनटू पार्ट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। ये जो पार्ट्स हैं ये लेंथ एलिमेंट्स हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेल्टा एल से, डेल्टा L1 डेल्टा L2 लाइक दिस। ये हो गया। अब वो कहता है कि यहाँ पर फिर हर लेंथ एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए इसके साथ B1 B2 करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसके साथ B लगा दीजिए। फिर वो कहता है कि आप इसको कॉमन ले लें, B अंदर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ये अंदर रह जाएंगे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ठीक, और इसको जमा करने के लिए हम ये सम का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये सम का सिंबल हमें यही बता रहा है कि डेल्टा एल का सम है, ये मतलब जमा है। ठीक है भाई, ये आ गया। ये करने के बाद फिर हम जो है यहाँ पर बायोट सेवर्ट लॉ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ को इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं बायोट सेवर्ट लॉ के बी जो है वो इसके बराबर है। तो इस इक्वेशन में ये जो बी सम ऑफ डेल्टा एल है, इस बी की जगह पर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और डेल्टा एल जो कि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, असल में ये क्या है? ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो सम ऑफ डेल्टा एल जो कि असल में सरकमफेरेंस बन रहा है इस एम्पेरियन लूप का, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? 2 पाई आर। ये कैंसिल हो गए और फाइनली आपका बी सम ऑफ डेल्टा एल बराबर हो गया म्यू नॉट आई के, और यही है आपका एम्पेयर लॉ। ठीक है भाई। अब ये म्यू नॉट आई जो है, इसके हवाले से थोड़ी बात कर लें। डेरिवेशन तो हो गई आपकी, और फिर इसकी स्टेटमेंट की तरफ भी चलते हैं। एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लेकिन ये म्यू नॉट आई जो है, इसको ज़रा आप और समझ लीजिए। म्यू नॉट जो है ये क्या है? इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद है मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बुनियादी 2 क्लासेस बताई थी आपको, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, याद है? और मैंने कहा था कि आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर चार्जेस इन मोशन। ये बहुत बड़ा फ़र्क बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान में रखिएगा। ये वो कांस्टेंट है फॉर चार्जेस इन मोशन, इसको हम क्या कहते हैं? म्यू नॉट। इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? खाली जगह को कहते हैं, मतलब जहाँ कुछ भी ना हो। अब इस मार्कर और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है, नहीं, गलत बात है। एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जहाँ कुछ भी नहीं होगा
ना तो कोई मटेरियल होगा, ना मैटर होगा, ना कोई पार्टिकल होंगे, ना मॉलिक्यूल होंगे, ना आइंस होंगे, और ना ही कोई फील्ड भी होगी, फील्ड भी नहीं होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी स्पेस ही हैं, लेकिन वो भी नहीं होगा, नथिंग एट ऑल। इसको हम कहते हैं वैक्यूम और इसको कहते हैं फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये जो म्यू नॉट है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। किन के लिए? कांस्टेंट है ये फॉर चार्जेस इन मोशन। अब यहाँ पर कांस्टेंट फॉर चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एप्सिलॉन नॉट। यही होता है ना, ये म्यू नॉट है और ये एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये परमिएबिलिटी नहीं है, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों में फ़र्क है। तो चार्जेस एट रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी बिजली की कौन सी दुनिया है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस इन मोशन की बात करते हैं तो वो बिजली की कौन सी टाइप है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो हरकत में हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया। यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो एट रेस्ट हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा म्यू नॉट होगा, क्या कहलाएगा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, ये कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है वो भी नोट कर लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। 4 × 4 पाई, ठीक है भाई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर। अब पर का मतलब है डिवाइडेड बाय, तो ये हटा के मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, पर को यूँ भी लिख सकता हूँ, एम्पेयर मीटर। और आपको पता है इसके ए के ऊपर भी +1 की पावर है, हर वेरिएबल के ऊपर +1 की पावर होती है, भले आपको नज़र आए या ना आए, वो छुपी भी होती है। जैसे हर नंबर के साथ प्लस ज़रूर होता है अगर कोई साइन नहीं है, तो इसी तरह हर वेरिएबल ए हो, बी हो, सी हो, उसके ऊपर +1 की पावर होती है। इसके ऊपर भी +1 की पावर है, +1 की पावर है। डिवाइड की फॉर्म से जब उनको ऊपर लेके जाएंगे तो +1 की पावर चेंज होकर -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये ऊपर जाके ये कहलाएगा वेबर एम्पेयर -1 और मीटर -1। ठीक है भाई, तो ये आपके पास वैल्यू भी आ गई, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू भी आ गई। स्टेटमेंट जो है इसकी क्या कहती है? एम्पेयर लॉ। अब ये क्या कहता है? बोलता है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का पता करना है ना किसी वायर के अंदर, तो उसके लिए आपको सम लेना पड़ेगा उसके लेंथ एलिमेंट्स का। इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो बता देता हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल। द इंटीग्रल से मतलब यहाँ पर ये सम ही है, सम लेना पड़ेगा आपको, जमा लेना पड़ेगा। आपने देखा था ना यहाँ पर ये सम ऑफ बी डेल्टा एल, ठीक है, तो ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द इंटीग्रल का मतलब यहाँ पर ये, वैसे ये इंटीग्रेशन से निकला है, और इंटीग्रेशन जो है वो अभी मैं तो आपको फ़िलहाल नहीं सिखा सकता भाई, वरना बात तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। ठीक है, कैलकुलस का एक मेथड होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रल निकला है। द इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड the integral of a magnetic field B around a closed loop is directly proportional
proportional to the total electric current, to the total electric current, total electric current I passing through the loop, passing थ्रू द लूप। तो ये स्टेटमेंट है एम्पियर्स लॉ की। बोल रहा है द इंटीग्रल यानी कि सम जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बी का, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर मौजूद है, अराउंड अ क्लोज लूप के इर्द गिर्द, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज लूप के इर्द गिर्द मौजूद है, ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, इसकी ताकत जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये बढ़ जाएगी और घट जाएगी अगर तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई जो है, जो कि लूप को पास कर रहा है उसके साथ। तो जो लूप को पास कर रहा है टोटल करंट, उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर सम जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड का लूप के गिर्द वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हो चुका है एम्पियर्स लॉ। बड़ा जुल्म करते हैं यार ये, बस क्या बोलें, जो बुक्स बना रहे हैं। अब देखें ये कितना बड़ा जुल्म है, 3 लाइनों के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी डेरिवेशन करवा दी। और आगे मैंने देखा है कि यार वो सोलोनॉइड है और वो टोरॉइड है, उसको भी 3-3, 4-4 लाइनों के अंदर पूरी डेरिवेशन करवा दी। इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।